पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि शायद भारत हमारा साथ देगा और हमें भी जो है ब्रिक्स में एज अ मेंबर पाकिस्तान भी ज्वाइन कर पाएगा, लेकिन अभी तो हमने ये सुना है कि मना कर दिया आप लोगों ने। हर जगह तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पैसा मांगने जाते हैं, वो कुछ अलग तरीका होता है उसका। ब्रिक्स में जाने का मकसद तो ये नहीं था पाकिस्तान का। सर, ब्रिक्स की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया और कितने कंट्रीज और भी जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए। पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट है। लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। क्या पुतिन डरते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाएं? क्योंकि रशिया के लिए इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है, ना कि शहबाज शरीफ। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा? क्या आप नहीं समझते कि अगर इंडिया को देखा जाए तो उसका तो नेचुरल अलायंस बनता है अमेरिका और यूरोप के साथ, वेस्ट के साथ। अगर हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, जमहूरियत के तौर पर अगर देखते हैं, यानी जिन कंट्रीज में जमहूरियत है उस हिसाब से देखें, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ है थ्रेट वेस्ट को? और पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा कि और कंट्रीज शामिल हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है ब्रिक्स में? बुलाया तो नहीं गया। देखिए इस वक्त दुनिया जो है वो एक यूनिपोलर जो वर्ल्ड था, जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर था, सिर्फ अमेरिका सुपर पावर रह गया था और रशिया जो है वो काफी हद तक डिमिनिश हो गया था। उसके बाद से अब एक मल्टी पोलर वर्ल्ड जो है वो बन गया है। तो अब मुख्तलिफ सोर्सेस हैं पावर के। अमेरिकी जो पावर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है, खासकर चाइनीज रिसर्जेंस की वजह से। और चाइना जो है वो एक एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बन गया है, न सिर्फ बिजनेस पावर, ट्रेड पावर बन गया है, बल्कि एक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पावर बन गया है। तो उसकी वजह से अब मुख्तलिफ पोल्स बन गए हैं। इसमें अमेरिकन जो है वो एक पोल है, यूरोपियंस एक और पोल है, और इसी तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो रशिया उसको लीड कर रहा है, तो वो रशिया और चाइना जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, वो एक और पोल बन गया है। और वो ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ मिलाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से एक पोल बन जाए। क्वाड जो है वो एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चार ममालिक के बीच में है। तो इस तरह से ये रीजनल और जो ग्लोबल अलायंसेस हैं ये इस तरह से बनती रहती हैं और ब्रेक होती रहती हैं। कुछ जाहिर है कुछ अमेरिकन जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो जाहिर है इस बारे में थोड़ा सा वो कंसर्न होंगे कि मतलब चाइना और रशिया और ब्राजील और इंडिया और साउथ अफ्रीका एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ी-सी कंसर्न की बात होगी, लेकिन ये है कि रशियन जो एक एस्पिरेशंस हैं उसके, ख़ासकर पुतिन के, कि वो एक फ्रंट जो है वो खोलना चाहते हैं अमेरिका के अगेंस्ट। ज़ाहिर है ये जो इसके जो वो है बैकग्राउंड में जो है वो कोल्ड वॉर है, जो कि बात जो है वो ख़ैर बहुत ज़्यादा मतलब हिस्ट्री में चली जाएगी, जिसको हम वी डोंट वांट टू डू दैट एट दिस पॉइंट। तो वजह उसकी यही है कि पुतिन जो है वो उसको रशिया को एक बार फिर जो है वो ग्लोबल स्टेज पे देखना चाहता है, और उसी वजह से ही इज लीडिंग विद दिस अलायंस। आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप हर जगह पैसे मांगने नहीं जाते। जैसे मुझे एक डायलॉग आप ही के शहबाज शरीफ का याद है, वो कह रहे थे देखो पैसे मांगने तो नहीं आए लेकिन जरूरत तो है। अब जरूरत तो सबको रहती है सर, ऐसी क्या बात है, जरूरत तो हर कंट्री तो को, हर इंसान को उसके रहती है। आगे मगर सर जरूरत तो है, प्लीज हेल्प। वो नो देखिए तरीका हम क्या करते हैं जी रोय। प्रॉब्लम है कि एक चीज समझो, पैसे वैसे की बात नहीं है यहाँ पे। हम्म। यहाँ बात लॉन्ग टर्म गेम की है। इंडिया ने भी सीधे सीधे मना नहीं किया। इंडिया ने बोला कि यूनानिमस जो भी नए आए हैं हमारे पास मेंबर्स ब्रिक्स में, वो यूनानिमस हों। और इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को पता है यूनानिमसली पाकिस्तान नहीं आ सकता, मतलब चाइना ही घुस आएगा हो सकता है। और रशिया अगर इंडिया के खिलाफ बोल जाए इस समय, तो रशिया को पता है टोटल डेवस्टेशन इज दैट। तो इंडिया रशिया को बोलेगा, तुम इंडिया खुद तो बोलेगा कि नहीं आना है, तो इंडिया रशिया को बोलेगा खुद नहीं आने देना। दूसरी चीज अभी हमने देखा एक बड़ी चीज हुई एससीओ में। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं शाहबाज साहब,
दोनों की बातचीत हुई। करतारपुर कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जो ना पाकिस्तान चाहता था ना इंडिया चाहता था कि खुल जाए, खुल गया। क्यों? 1962 से लेकर अभी तक जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, और 62 में एक काफी बड़ी लड़ाई जो है वो हो गई थी इंडिया और चाइना की, और उसके बाद से जो है ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो है वो भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, लेकिन उस तरह से वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को इन्वॉल्व रखा हुआ है। तो अगर हम कंपैरिजन कर लें थोड़ा सा, तो ये है कि जो अक्साई चिन एरिया है, लद्दाख का जो रीजन है उसमें मतलब कुछ खास एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही है, और उसकी वजह ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर्स भी हैं, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना का ट्रेड इम्बैलेंस अभी काफ़ी जो है वो ग्रो कर गया है, और वजह उसकी ये हुई है, बेसिक रीज़न जो थी, मोदी गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज़ किया कि वी आर लूजिंग एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस। हम जो है वो ट्रेड लूज कर रहे हैं, हम बिजनेस लूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने जो है वो नेगोशिएट कर लिया इसको, और अभी जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, और जो इंडियन बिजनेसमैन है और इंडियन कंपनीज जो है वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, और एक दूसरे के साथ एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बिजनेस डील करेंगे, और जो 2020 से पहले हो रहा था वो अभी जो है वो उन एक्टिविटीज़ को वो रिज्यूम कर लेंगे। तो उस तनाजुर में अगर इसे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है दोनों ममालिक के लिए, और इससे ये है कि दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो इससे फ़ायदेमंद होंगे, अनलाइक जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक पिछले मतलब 70-75 साल से जो कुछ है वो शुरू है उसी तरह से, ना कोई ट्रेड है ना कोई कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देख लीजिए, इसको कहते हैं रॉकेट लॉन्चर, और ये मुझे बड़ा पसंद है। देखो एक चीज समझिए कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री चाहिए तो ठीक है, हाँ, फाइन। देखो लॉन्ग टर्म में हम लोग शंघाई कोऑपरेशन एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम दोनों इकट्ठे घुसे ना, चाहे हम रशिया की तरफ से घुसे और वो चाइना की तरफ से घुसा, यहाँ पे भी रशिया चाइना दोनों हैं। लेकिन एक चीज समझने की है कि पाकिस्तान बहुत बहुत रेलेवेंट कंट्री है क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी अच्छी है। खैर जो एग्जांपल हरिमोहन जी ने दिया मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। संवेदनशील बातें होनी चाहिए, जो भी हो। लेकिन एक चीज बात ठीक है कि ये चीजें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ हो, पाकिस्तान का अपना अस्तित्व कुछ है, अपनी एग्जिस्टेंस कुछ है, ये चीज कि आपके पड़ोस में आप अपनी कंपैरिजन किससे कर रहे हो? इंडिया से। इकोनॉमी, मिलिट्री साइज भी छोड़ दो यार, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हम नॉन न्यूक्लियर सबमरीन मतलब डीजल सबमरीन बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, और पाकिस्तान इज बेंट अपॉन कि हम इंडिया से कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास आप यूनिकॉर्न्स देख लो, हमारे पास ये देख लो कि हमारे पास कितनी कंपनीज है जो कि फॉर्च्यून 500 में आती हैं। इकोनॉमी के साइज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप ये देख लो कि सुपार्को ने पिछले 10 साल में क्या उखाड़ा है और हमारी इसरो ने क्या उखाड़ा है। मतलब इट इज कि आप ये देखो ना, और ये नहीं, पाकिस्तान को ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान की गलती है या पाकिस्तान के लोग खराब हैं, वो मैं ये नहीं बोल रहा। अगर पाकिस्तान इंडिया से बेटर इकोनॉमी होता था 40 साल पहले, मैं जब जर्नलिज्म में आया तब भी, मैं जब व्हेन आई वाज फ्रेशर इन जर्नलिज्म, तो उस समय भी इंडिया में मोबाइल एकदम नया आया था और हम यूज करने शुरू हुए थे, और पाकिस्तान कई सालों से यूज कर रहा था। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो 8 लेन हाईवे एशिया में सबसे पहला पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान के पास था। क्यों ऐसा हुआ? पाकिस्तान को मैं एज एन इंडियन नहीं बताऊंगा या बताने के, पाकिस्तान में भी सबको पता है ये बात कि जब से उन्होंने हर चीज में इस्लाम को और अल्लाह को घुसा दिया तब से ये हुआ, वरना इससे पहले तो ये लोग मेहनत कर रहे थे। आज पाकिस्तान को आदत पड़ गई कि हम करेंगे क्योंकि हम तो कलमे पे बने हैं, तो इसलिए अल्लाह हमारे लिए मेहनत करके आएगा, शाम को रोटी दे देगा, खत्म कहानी। जब फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरी इकोनॉमी अल्लाह चलाएगा,
तो एक आदमी मजदूर क्यों नहीं सोचेगा? ये सोचने वाली बात है ना। अल्लाह ने आपको भेज दिया, आप मेहनत करो ना यार। प्रॉब्लम यहाँ है। अब ये मेरा कंटेक्स्ट था। पिछले 40 साल में पैसा आ रहा था इस चीज के लिए कि आप एक काम करें या दूसरे काम करें। आपने अपनी इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, आपने इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं दिया, आपने मेडिकल पे ध्यान नहीं दिया, तो दैट वाज द प्रॉब्लम। और पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान ये बोलता है कि हम छोटी इकोनॉमी है इंडिया से, क्योंकि हम छोटा कंट्री है। अभी यूके, फ्रांस, रशिया, और सॉरी रशिया तो बड़ा कंट्री हो गया एरिया वाइज, यूके, फ्रांस, जापान, ये भी तो पाकिस्तान से छोटे कंट्री है, छोटी पॉपुलेशन है। और ये सब उस हालत में पहुंच गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पाकिस्तान से तो 25 गुना नीचे थे, एक कोई बिल्डिंग बर्लिन में सलामत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को उठाया ना। तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा पाया? बिकॉज पाकिस्तान and to an extent India, they were catering to the demands of some politicians, जो कि आपने बिजनेस यूरोप में और अमेरिका में तो चला रहे थे। मगर मैं हरिमोहन जी ये समझना चाहूंगी आपसे कि जैसे पाकिस्तान जाना चाह रहा था, ठीक है, ब्रिक्स में, आपके ख्याल से कोई भी कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन क्यों करना चाहती है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आरजू जी, ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस इसमें नहीं है कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी, कितना बड़ा जीडीपी, में उसमें नहीं जा रहा। ब्रिक्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे ना, तो वो ये है कि ब्रिक्स जो है वो असलियत में वेस्ट के डोमिनेंस को चैलेंज करने वाला एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन के उभरा है, जिसमें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तीन बड़ी पावर्स जो कि अमेरिका के सामने आंख उठाकर सीना तान के खड़ी हुई हैं, वो है। अभी जब एक फोटो आई जिसके अंदर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों के तीनों खड़े हैं और हंस रहे हैं, मैंने मजाक के अंदर सोचा और कहा, मैंने कहा अगर इस फोटो के सामने की तरफ देखा जाए तो हो सकता है बाइडन खड़ा हुआ या बाइडन का कोई पुतला खड़ा कर रखा और तीनों के तीनों उसे देख के हंस रहे हैं। एग्जैक्टली, शायद पुतिन ये इशारा कर रहे हैं कि देखो वो बाइडन और तीनों के तीनों हंस रही है। ये जो स्टेटमेंट, ये जो बात है ना, असलियत में ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये कॉन्फिडेंस दुनिया के देशों को है और वो ये कह रहे हैं कि ये तीन पावर्स अगर खड़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों हमें वेस्ट के डोमिनेंस से और वेस्ट की एट्रोसिटीज से बचाएंगे। खेल ये है, ये इंपॉर्टेंस है जिसे दुनिया का कोई देश इग्नोर नहीं कर पा रहा। इसीलिए अभी 9 देश हैं, 9, 34 लाइन में है। और अगर इन 34 में से एक साल और रह गए ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं इस 34 की जगह आपको हो सकता है कम 100 से ऊपर कंट्रीज इस ब्रिक्स की लाइन में लगे हुए खड़े। इसने रशिया की पोजीशन को भी चेंज करके रख दिया। कहाँ तो रशिया को कहा जा रहा था कि इसको नॉर्थ कोरिया बनाएंगे, कहाँ आज के दिन रशिया के बारे में सोच के देखिए, 3 बड़ी पावर्स, बाकी 9 कंट्रीज का ग्रुप और 34 लाइन में रशिया के साथ, रशिया के घर पे खड़े हुए हैं, अमेरिका की को मुंह चढ़ाते। और जैसे पुतिन कह रहे हो, देख वो बाइडन की शक्ल देखो कितनी उतरी हुई है।